दोस्तों, जरा एक सीन इमेजिन करो। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर करीब 2 साल जेल में, हजारों न्यूज डिबेट, लाखों ट्वीट्स और करोड़ों व्यूज वाली वीडियो, जिनमें बार बार बताया गया कि भाई ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन फिर अचानक कोर्ट का फैसला आता है और पूरा नैरेटिव ऐसे गायब हो जाता है जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन ने मैसेज ही डिलीट कर दिया हो। अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या सच में अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा भ्रष्टाचारी था, या फिर हम सबको एक ऐसी कहानी सुनाई गई जो बाद में कोर्ट में टिक ही नहीं पाई? कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एक बहुत दिलचस्प लाइन लिखी। उन्होंने कहा कि सीबीआई का केस कंजेक्चर्स और असम्पशंस पर टिका हुआ है। सीधे शब्दों में बोलूं तो हमें ऐसा लगा कि शायद ऐसा हुआ होगा। तो भाई ये तो वैसा हुआ जैसे स्कूल में टीचर बोले, मुझे लगता है तुमने ही खिड़की तोड़ी है, इसलिए पूरे साल की छुट्टी कैंसिल, और बाद में पता चले कि खिड़की तो हवा से टूटी थी। यहां मामला छोटा नहीं है, यहां बात हो रही है 567 दिनों की। 567 दिन, ये कोई आईपीएल का स्कोर नहीं है। ये वो दिन है जो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने जेल में बिताए। जरा खुद से पूछो, अगर किसी इंसान ने क्राइम किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन अगर क्राइम साबित ही नहीं हुआ, तब इन 567 दिनों के दौरान क्या हुआ? देश में हजारों टीवी डिबेट हुए, हर जगह एक ही नैरेटिव सेट किया गया, दिल्ली की शराब नीति बराबर बहुत बड़ा स्कैम। और इसी समय कई बड़े यूट्यूबर्स ने भी वीडियो बनाकर पूरा केस समझाया। इतना डिटेल में समझाया कि देखने वाले को लगा कि भाई इनके पास तो पूरा केस फाइल है। दिल्ली की नई लिकर पॉलिसी, गोवा चुनाव, कथित साउथ ग्रुप, हवाला ट्रांजैक्शन, सब कुछ इतना कॉन्फिडेंस से बताया गया जैसे अगली चार्जशीट इन्हीं के लैपटॉप से निकलने वाली हो। लेकिन फिर सवाल वही आता है, अगर इतनी सारी डिटेल्स पब्लिक वीडियो में मौजूद थी तो कोर्ट में प्रूफ क्यों नहीं आए? यही चीज मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगी, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा कि कंस्पिरेसी का नैरेटिव बनाया गया, लेकिन उसे ठीक से साबित नहीं किया गया। मतलब कहानी पहले बना ली गई और बाद में सबूत ढूंढने की कोशिश की गई, और यही पूरा मामला इतना दिलचस्प बनाता है। अब असली कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि यह सब अचानक नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में, जब दिल्ली सरकार ने एक नई लिकर पॉलिसी लागू की। पहले इसे सुधार बताया गया, फिर कुछ महीनों बाद इसे वापस ले लिया गया, और उसके तुरंत बाद मीडिया में स्कैम शब्द ऐसे गूंजने लगा जैसे बॉलीवुड में सीक्वल। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सच में यह स्कैम था, या फिर एक ऐसा नैरेटिव था जो धीरे धीरे पूरे देश को बेचा गया? साल 2022, दिल्ली सरकार एक नई लिकर पॉलिसी लेकर आती है। सुनने में यह पॉलिसी बड़ी रिफॉर्म वाली लगती थी। कहा गया कि इससे शराब की बिक्री में ट्रांसपेरेंसी आएगी, माफिया खत्म होंगे और सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। सरल भाषा में समझो तो सरकार ने कहा, भाई अब हम खुद शराब नहीं बेचेंगे, प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस देंगे। अब यह कोई पहली बार नहीं हुआ था, कई राज्यों में पहले से ऐसा मॉडल चल रहा है। लेकिन दिल्ली में जैसे ही यह पॉलिसी आई, कुछ महीनों बाद अचानक इसे वापस ले लिया गया, और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। पॉलिसी वापस हुई और मीडिया में एक शब्द गूंजने लगा, लिकर स्कैम। टीवी चैनलों पर एंकर ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे उन्हें स्कैम का सीसीटीवी फुटेज मिल गया हो। डिबेट्स ऐसे हो रहे थे जैसे कोर्ट का फैसला पहले ही आ चुका हो। कई चैनलों पर ग्राफिक्स दिखाए गए, हजारों करोड़ का घोटाला, साउथ ग्रुप कनेक्शन, गोवा चुनाव में पैसा भेजा गया। और अगर आपने वो डिबेट्स देखी होंगी तो आपको याद होगा, हर चैनल पर एक ही लाइन बार बार दोहराई जा रही थी, दिल्ली की शराब नीति में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अब आम आदमी क्या करता है, वो सोचता है भाई इतनी जगह से एक ही बात आ रही है, मतलब सच ही होगा, और यहीं से नैरेटिव सेट हो जाता है। फिर एंट्री होती है देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसियों की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी। इन एजेंसियों ने केस दर्ज किया, छापे पड़े, कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। धीरे धीरे मामला इतना बड़ा बन गया कि आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस केस में गिरफ्तार हो गए। अब यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। सीबीआई और ईडी ने कोर्ट में कई डॉक्यूमेंट फाइल किए, चार्जशीट, एफआईआर, ईसीआईआर, कुल मिलाकर करीब 10 बड़े डॉक्यूमेंट।
इनमें दावा किया गया कि इस पॉलिसी के जरिए कुछ बिजनेस ग्रुप्स को फायदा पहुंचाया गया और बदले में पैसा राजनीति में इस्तेमाल हुआ। सुनने में यह सब बहुत फिल्मी लगता है, जैसे कोई नेटफ्लिक्स की पॉलिटिकल थ्रिलर चल रही हो। लेकिन असली टेस्ट होता है कोर्ट में, क्योंकि टीवी डिबेट में आप जितना चाहो चिल्ला सकते हो, यूट्यूब वीडियो में जितना चाहो एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन कोर्ट में सिर्फ एक चीज काम आती है, सबूत। और जब यही सबूत कोर्ट में जांचे गए तो जज ने एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि एजेंसियों ने जो आरोप लगाए हैं उनमें से कई अंदाजों पर आधारित लगते हैं। मतलब पहले यह मान लिया गया कि स्कैम हुआ है और फिर उसी थ्योरी के हिसाब से चीजें जोड़ने की कोशिश की गई। अब आप खुद सोचो, अगर कोई पुलिस पहले ही तय कर ले कि भाई अपराधी यही है और बाद में सबूत ढूंढे, तो जांच निष्पक्ष रहेगी या नहीं? यही सवाल इस केस में भी उठने लगा। और इसी दौरान एक और दिलचस्प पैटर्न सामने आने लगा, जिसने पूरे मामले को सिर्फ एक लिखकर पॉलिसी केस से उठाकर पॉलिटिक्स बनाम एजेंसियों की बहस में बदल दिया। पिछले कुछ सालों में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एडी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की रेड्स अचानक बहुत तेजी से बढ़ गई। कई रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि 2014 के बाद ईडी के केसों की संख्या कई गुना बढ़ गई। अब रेड्स बढ़ना अपने आप में गलत नहीं है। अगर भ्रष्टाचार ज्यादा है तो कार्रवाई भी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन लोगों ने जो पैटर्न देखा वो थोड़ा अलग था। मान लो कोई नेता सरकार के खिलाफ बोलता है, कुछ समय बाद उसके यहां ईडी की रेड पड़ जाती है। फिर वही नेता अगर अचानक पार्टी बदलकर सत्ता वाली पार्टी में शामिल हो जाए तो केस की स्पीड अचानक धीमी पड़ जाती है। और यही चीज लोगों को सबसे ज्यादा अजीब लगती है। उदाहरण के तौर पर देखो, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में थे। उस समय उनके ऊपर जांच, एजेंसियों की कार्रवाई की चर्चा होती थी। लेकिन बाद में जब उन्होंने पार्टी बदलकर बीजेपी ज्वाइन की तो उनकी राजनीतिक यात्रा अचानक नई दिशा में चली गई और वे आज असम के मुख्यमंत्री हैं। अब यहां सवाल यह नहीं है कि कोई नेता किस पार्टी में है। सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति सच में अपराधी था तो पार्टी बदलने से क्या उसका अपराध भी धुल जाता है? कई लोग मजाक में इसे वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स कहते हैं। मतलब जैसे ही कोई नेता पार्टी बदलता है सारे दाग धुल जाते हैं। और यही वजह है कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो बहुत सारे लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या यह केवल एक कानूनी कार्रवाई है या इसके पीछे राजनीति भी है। क्योंकि केजरीवाल ने कई बार केंद्र सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना की है और जब कोई नेता खुलकर सवाल पूछता है तो टकराव होना लगभग तय होता है। अब यहां एक और दिलचस्प बात है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप हमेशा चलते रहते हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी को भ्रष्ट कहती है, दूसरी पार्टी पहली को। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा मुद्दा यह बन गया कि 567 दिन जेल में रखने के बाद भी अगर ठोस सबूत कोर्ट में साबित नहीं हो पाए तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? सोच कर देखो, अगर किसी इंसान को 2 साल तक जेल में रखा जाए, उसकी छवि पूरे देश में खराब कर दी जाए, मीडिया में उसे बार बार भ्रष्ट बताया जाए और बाद में पता चले कि केस उतना मजबूत ही नहीं था, तो उस इंसान की इज्जत, समय और जिंदगी का नुकसान कौन वापस करेगा? यह सवाल सिर्फ एक नेता का नहीं है, यह सवाल उस पूरे सिस्टम का है जिसमें जांच एजेंसियां, मीडिया और राजनीति तीनों एक साथ मिलकर किसी भी इंसान की छवि बना या बिगाड़ सकते हैं। और अगर यह चीज एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ हो सकती है तो फिर आम आदमी के साथ क्या हो सकता है? यही वजह है कि यह मामला केवल एक पॉलिटिकल केस नहीं रहा, यह एक बड़ी बहस बन गया। क्या भारत की जांच एजेंसियां पूरी तरह स्वतंत्र हैं या नहीं? इसे आम आदमी को क्या समझना चाहिए? क्योंकि सच बोलें तो राजनीति में आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। हर चुनाव में एक पार्टी दूसरी पार्टी को भ्रष्ट बताती है। लेकिन इस केस ने एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया, ट्रायल विदाउट प्रूफ। मतलब पहले इंसान को अपराधी घोषित कर दो, फिर बाद में सबूत ढूंढने की कोशिश करो। नॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या होना चाहिए? पहले जांच होती है, फिर सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, फिर चार्जशीट बनती है और उसके बाद कोर्ट में ट्रायल होता है। लेकिन कई मामलों में लोगों को ऐसा लगा कि यह क्रम उल्टा हो गया। पहले मीडिया में नैरेटिव सेट हुआ, फिर गिरफ्तारी हुई, फिर सबूत ढूंढे गए और जब अदालत में केस कमजोर साबित होता है
तो कोई सामने आकर यह नहीं कहता, हाँ हमसे गलती हो गई। सोचो, अगर किसी इंसान को 2 साल जेल में बिताने पड़ जाए, उसके परिवार को बदनामी झेलनी पड़े, उसकी राजनीतिक छवि खराब हो जाए, तो क्या बाद में सिर्फ यह कहना काफी है कि प्रूफ पर्याप्त नहीं थे? यह सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नहीं है। इसी तरह कई एक्टिविस्ट, पत्रकार और राजनीतिक नेता भी अलग अलग मामलों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करते रहे हैं। जैसे पर्यावरण और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाने वाले सोनम वांगचुक का नाम भी कई बार इस बहस में सामने आता है कि सरकार से सवाल पूछने वालों को किस तरह टारगेट किया जाता है या नहीं। अब यहां एक और अहम चीज समझनी जरूरी है। आज के समय में सिर्फ मीडिया ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया भी लोगों की राय बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स, ट्विटर थ्रेड, इन सब के जरिए एक पूरी कहानी लोगों के दिमाग में बैठ जाती है। और जब कोई कहानी बार बार सुनाई जाती है, तो वो धीरे धीरे सच जैसी लगने लगती है। यही वजह है कि आज के दौर में फैक्ट चेक करना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि सच ये है कि आप आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, ना मीडिया पर, ना किसी राजनीतिक पार्टी पर, और ना ही किसी इन्फ्लुएंसर पर। हर किसी का अपना नैरेटिव होता है, इसलिए सबसे जरूरी चीज है सवाल पूछना। लोकतंत्र में जनता की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वह सवाल पूछ सके। अगर जनता सवाल पूछना बंद कर दे, तो फिर सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, धीरे धीरे जवाबदेही खत्म हो जाती है। और शायद यही इस पूरे केस की सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि अगर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर इतने बड़े आरोप लग सकते हैं और सालों तक उस पर बहस चल सकती है, तो हमें भी हर खबर को आंख बंद करके मानने की बजाय उसके पीछे के फैक्ट्स और सबूत देखने चाहिए। दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक बहुत जरूरी बात समझ आती है। लोकतंत्र सिर्फ चुनावों से नहीं चलता, बल्कि सवाल पूछने वाली जनता से चलता है। जब तक लोग खबरों को समझने की कोशिश करते रहेंगे, फैक्ट्स को चेक करते रहेंगे और हर नैरेटिव को आंख बंद करके नहीं मानेंगे, तब तक लोकतंत्र मजबूत रहेगा। इसलिए किसी भी मुद्दे पर राय बनाने से पहले डेटा, सबूत और अलग अलग स्रोतों को देखना जरूरी है, क्योंकि जानकारी ही असली ताकत है। अगर वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि ज्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। और कमेंट में जरूर बताना इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम कोशिश करते हैं हर मुद्दे को ज्ञान और तथ्यों के साथ समझाने की। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जागरूक रहो, सवाल पूछते रहो और सीखते रहो।